नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अता। श्रोताओं, आप जानते हैं कि 18वें लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अपना प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। तो 2024 के इस चुनाव के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिस अरुणाचल प्रदेश की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह एक शांतिपूर्ण एवं मुकम्मल चुनाव का आयोजन करेंगे, आदि बातों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर सोनल स्वरूप आईएएस, ओएसडी कम स्टेट नोडल ऑफिसर मीडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ईटानगर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो इस चुनाव को सुचारू रूप से आयोजन करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिस अरुणाचल प्रदेश की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? यहाँ बुलाने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव कराने के लिए, जो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए एक साथ होगा। हमारे राज्य में हमारे पास 2226 पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उनका इंस्पेक्शन किया जा चुका है। सभी पोलिंग स्टेशंस में ईसीआई द्वारा निर्देशित अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, जो आपका बिजली, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, रैंप बनाना विकलांगों के लिए, वो सभी पोलिंग स्टेशंस में उनका प्रावधान किया जाएगा। पोलिंग पार्टीज का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। पोल डे के दिन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की जाएगी, जो कि लाइव होगी। काफ़ी पोलिंग स्टेशंस में ऑफलाइन रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। हमारे यहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं ही होंगी पोलिंग टीम में। आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 सब महिलाएं होंगी। कुछ में सिर्फ आपके पीडब्ल्यूडी जो विकलांग लोग हैं उनकी भी एक पोलिंग टीम बनाई गई है, उनका और प्रोत्साहन करने के लिए। फिर 4 जिलों में मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ज़िले पे बात करते हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सभी की मिनिमम 2 बार और 3 से 4 बार मैक्सिमम में छोटे छोटे समूह में 50-50, 25-25 के ग्रुप में मल्टीपल ट्रेनिंग्स दी जा चुकी है इलेक्शन संबंधित। ईवीएम्स की फर्स्ट लेवल चेकिंग पूरी की जा चुकी है। राज्य ने भरपूर मात्रा में ईवीएम्स प्राप्त कर ली है और अब थोड़े दिनों में उनको ज़िलों में पूरा एसी लेवल पे भी रैंडमाइजेशन कर दिया जाएगा, जो कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म होता है। वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो कि राज्य में हम बहुत ही प्राउडली बोल सकते हैं, हमारा पिछले इलेक्शन 2019 में भी 83% के आसपास लोकसभा चुनाव में वोटर परसेंटेज रहा है। 81.5% विधानसभा में आपका वोटर परसेंटेज रहा है। तो हमारा राज्य अपना मतदान को लेकर हमारे वोटर ऑलरेडी बहुत अवेयर है। इसको और जागरूकता करने के लिए अलग अलग जिंगल्स, ऑडियो विजुअल क्लिपिंग्स, आपके वोटर फैसिलिटेशन बूथ लगाए जाएंगे, वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर्स हर पोलिंग स्टेशन पे लगाए जाएंगे। बीएलओज भी जगह जगह जाकर वोटर्स का अपने स्थान पर है या नहीं उसका निरीक्षण कर चुके हैं। इसके बाद आपकी बात आती है कि लॉ एंड ऑर्डर संबंधित क्या हम लोगों ने प्रावधान करे हैं। तो पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सभी प्रावधानों का कंप्लायंस रहे, इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, स्टेट कंट्रोल रूम बन चुका है। हर ज़िले में आपकी फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, पुलिस की क्विक रिकवरी टीम डिप्लॉय हो चुकी है, जो किसी भी प्रकार का अगर इलीगल लिकर, कैश, दाव, एनी काइंड्स ऑफ अनलाइसेंस्ड आर्म्स, उसका सीजर डेली रिपोर्ट हो रहा है, सो एज टू मेक श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम स्टेबल रहे। दूसरी तरीके से हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें सफिशिएंट नंबर में प्राप्त हो गई है अभी। तो उनका डिप्लॉयमेंट एरिया डोमिनेशन के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए हर जगह किया जाएगा। तो इस तरह से हर कंपोनेंट पर पूरा ध्यान देकर उसको अच्छे से तैनात कर दिया गया जी। और जैसे कि 2000 से भी अधिक पोलिंग बूथ, अभी आपने बताया कि 2000 से भी अधिक है पोलिंग बूथ, तो उसमें जाहिर सी बात है कि दूर दराज जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचती है वहाँ पर भी होंगे, तो उसकी कैसी व्यवस्था, क्या करेंगे उस पर? वो भी हर ज़िले में आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँचती उसमें पोलिंग टीम को कितने दिन पहले भेजना होगा। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास 79 पोलिंग स्टेशंस है, जिसमें 2 या 3 दिन पहले पोलिंग टीम को भेज दिया जाएगा, जिससे 19 अप्रैल को टीम वहाँ पहुँच के पोल सुचारू रूप से करा सके।
और जैसे दिव्यांग जनों को के लिए भी आप लोग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अलग से एंगेज कर रहे हैं। जी हाँ। तो उसमें जैसे कि दिव्यांग जन है और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है या फिर किसी की जो मेडिकल इमरजेंसीज है, उन लोगों के लिए खास जो व्यवस्था किस तरह से की गई है, विस्तार से बता सकती हैं? जो आपके असिस्टेंस बूथ होंगे वहाँ पर अगर कुछ भी मेडिकल एलिमेंट इमरजेंसी में आएगा, इट विल बी टेकन केयर देयर। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रैम्प्स हर पोलिंग स्टेशन में बनाया जा रहा है। फिर आपका व्हील चेयर असिस्टेंस भी रखा जा रहा है हर पोलिंग स्टेशन पे। ब्रेली बैलेट यूनिट्स भी है आपकी, जिसमें ब्रेल है हमारे डिसेबल्ड ब्लाइंड वोटर्स को हेल्प करने के लिए। तो उनकी जो जो ज़रूरत है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशन एकदम रेडी रहेगा। तो जैसे कि जब मतदान की बात आती है, इलेक्शंस की बात आती है, तो पैसों की लेन देन की बातें अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो हम इस इलेक्शन में 2024 के इस चुनाव में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी जो चुनाव है, उसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि पैसा दिया जाता है, उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ही ये कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, ये टीम्स तैनात करी गई है। 1950 की हेल्पलाइन है आपकी, सी विजिल ऐप है, ईसीआई का नेशनल ग्रीवियंस पोर्टल सिस्टम है जिसको यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर देख रहा है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पर आपके स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं इन चीज़ों को चेक करने के लिए। पुलिस लगातार रोज़ ऐसे इलीगल कैश जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या लिकर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंसिंग, उसका सीजर कर रही है। बैंक्स को तैनात कर दिया गया कि कोई भी अगर एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन मिलता है या डिपॉजिट मिलता है बहुत सारे अकाउंट में एक साथ, उसको तुरंत आईटी टीम को बताया जाए। हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ मौजूद है। जो एरिया हमको लगते हैं कि ईसीआई की डेफिनेशन के अनुसार क्रिटिकल या वल्नरेबल है, वहाँ पर ज़्यादा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर भी वहाँ भेजा जाएगा जिससे देखा जा सके कि पोलिंग पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में नॉर्मल हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वोटिंग हो रही है या बहुत कम हो रही है, तो उसके अनुसार तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो फुल प्रूफ मैकेनिज्म इज इन प्लेस। ओके, तो आपने तो बताया कि हमारे जो वोटर्स है, जो नागरिक है, बहुत ज़्यादा जागरूक है मतदान को लेकर, और पिछले साल हमारे जो 83% वो टर्न अप हुए थे। तो ठीक, अच्छी बात है कि सब जागरूक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 100% लोग अगर मतदान के लिए आए तो और भी अच्छा है। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि अधिक से अधिक जो मताधिकार वाले लोग हैं उन लोग मतदान के लिए आए, उसके लिए क्या कुछ अलग, जैसे आपने तो जिंगल्स के बारे में बताया कि आपने पोस्टर्स जो भी आप लोग करते हैं, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, जिसको मताधिकार मिला है वो अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए आए, इसके लिए क्या खास कार्यक्रम है? खास कार्यक्रम में हमारे 3 स्टेट आइकन्स हैं, तेंगम सेलिन कोयू, थुप्तेन सेरिंग और मारी गामे। इनमें से एक आपका थर्ड जेंडर आइकन है, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है और एक आपके फैशन वर्ल्ड में अरुणाचल में शी हैज़ बीन द टॉप रैंकर्स। तो इनके माध्यम से जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटर्स को, जिनकी लोग फॉलो करते हैं, इनको स्टेट आइकन बनाया गया मतदान संबंधित विषयों के लिए कि पोल डे के दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करे हर मतदाता अपना। तो जैसे सुरक्षा के बारे में तो आपने बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा आपने तैनात की है, तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम ये जो ईवीएम की खराबी या इसमें कुछ गड़बड़ी की बात हम सुनते हैं, तो अगर इस तरह के कुछ हुआ हादसा किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, अगर ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ी का पता चले तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? पहले तो ईवीएम के साथ छेड़खानी करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये तो हमें नहीं लगता, क्योंकि ईवीएम जो है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ पोलिंग पार्टी को स्ट्रॉन्ग रूम से दी जाती है। पोलिंग पार्टी पोलिंग स्टेशन लेके जाएगी और उसी सिक्योरिटी के रहते हुए पोल करवाया जाता है और उसको वापस स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में 24/7 सर्विलेंस तैनात रहता है जब तक कि काउंटिंग नहीं होती। अगर कोई ईवीएम खराब हो जाती है तो उसके लिए भी हमारे पास 2 प्रावधान है। एक, सफिशिएंट क्वांटिटी में ईवीएम स्टेट के पास मौजूद है। रिजर्व कोटा जो होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। वो कौन कौन से एरिया में देना है ये जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर के साथ बैठ के हर रिटर्निंग ऑफिसर तय कर लेता है कि कहाँ पर मैं खुद से पहुँचा सकता हूँ आसानी से, कहाँ मैं अपने सेक्टर मैजिस्ट्रेट को दे सकता हूँ कि वो जल्दी से उस खराब ईवीएम को रिप्लेस कर सके। इसके साथ साथ हमारे पास ECIL के इंजीनियर्स भी मौजूद है जो हर ज़िले में भेजे गए हैं
कि अगर कुछ टेक्निकल इशू आता है तो उसको ठीक करा जा सके, या मान लेते हैं मॉर्निंग में बिफोर द पोल स्टार्ट्स तब कोई टेक्निकल इशू आता है तो तब उसका क्विक रिस्पॉन्स कर सके। तो इसके लिए भी ऑल दी मैकेनिज्म्स, एवरी लेयर्ड मैकेनिज्म हैज़ बीन पुट इन प्लेस कि ना तो कोई छेड़खानी करी जाएगी, कोई रिप्लेसमेंट करना तो वो तुरंत हो जाए, और टेक्निकल इश्यूज के लिए इंजीनियर्स तैनात है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। नहीं है। ओके, तो अच्छी बात है। अक्सर ईवीएम की बातें समाचारों में अक्सर हम देखते हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल होते हैं ईवीएम को लेकर। इसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स और हमारे वोटर्स को भी एमसीसी लगने से पहले छोटे छोटे बूथ्स बनाए गए थे कि आप आकर ईवीएम को देखिए। और जब आपका चेकिंग होता है ईवीएम्स का, तब भी हर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट आता है, अपना वोट कास्ट करता है रैंडम ईवीएम्स पे कि ईवीएम किस तरह से काम कर रही है, उसको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो इसीलिए ये सारे कैंप्स लगाए जाते हैं, कियोस्क, छोटे छोटे कियोस्क लगाए जाते हैं ट्रेनिंग ईवीएम्स के साथ। तो अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, इसके बारे में सब जानते हैं, साधारण भाषा में ये मतदान प्रक्रिया का नियम व कानून कह सकते हैं हम। तो इसमें अगर किसी ने इसका एमसीसी का उल्लंघन किया तो क्या और कैसे कार्रवाई की जाती है या की जाएगी? आचार संहिता का अगर उल्लंघन होता है तो आपका लॉ में सफिशिएंट प्रावधान है, सेक्शन 188 के तहत अगर किसी भी आप ऑर्डर का वायलेशन करते हैं तो पुलिस कैन ऑल्सो बुक एन एफआईआर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। तो वो हो रहा है, जैसे जहाँ पर डिफेसमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पेंटिंग कर दी गई विच इज़ नॉट एज पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, या अपना इनॉग्रेशन प्लाक किसी ने लगाने की कोशिश की आचार संहिता के चलते, तो ये जब भी वायलेशन होगा तो पुलिस कैन रजिस्टर एन एफआईआर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अच्छा, जैसे आम लोग अगर इस तरह का कुछ देखे तो आपको रिपोर्ट करने के लिए हम कैसे करें, कहाँ किस तरह से आप तक पहुँचे? हर डिस्ट्रिक्ट में तो कंट्रोल रूम है और आपका 1950 हेल्पलाइन 24/7 पूरे राज्य में चल रही है। उसको मॉनिटर करने के लिए स्टेट पर भी एक टीम है ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए। सी विजिल ऐप है, उस पर कोई भी साधारण नागरिक जाके ऐप डाउनलोड, आजकल हम सभी लोग करते हैं, तो उसको भी डाउनलोड कर ले, और जहाँ पर भी हमें लगता है कि आचार संहिता की अवहेलना हो रही है तुरंत उसमें अपनी कंप्लेंट डाल के वी कैन सेंड इट। और इसमें भी टाइम निर्धारित है कि कितने टाइम में, जिले के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको एक्शन लेना है उस कंप्लेंट के ऊपर। अच्छा, और ईसीआई का नेशनल ग्रीवियंस पोर्टल सिस्टम तो है ही, उसकी भी मॉनिटरिंग यहाँ स्टेट लेवल पे हो रही है कि अगर ईसीआई के पोर्टल पे कोई कंप्लेंट लॉन्च हुई है तो उसका तुरंत निपटान यहाँ से होना चाहिए। तो ईसीआई के पोर्टल सी विजिल या 1950, इसी पर जो भी शंकाएं है या फिर आपके जो भी डाउट्स है उसको यहीं पर आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अलग इसके लिए अलग नहीं है? नहीं, इसी में रिस्पॉन्स भी आ जाएगा एक बार आपने कंप्लेंट दर्ज करी है तो। अच्छा, तो फर्जी जो मतदान है उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जैसे कि फर्जी मतदान बहुत देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे, तो जैसे दूसरों के नाम पे हम वोट करने चले जाते हैं। इवन हमारे यहाँ पे ऐसे है जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, उनके नाम पे भी कई लोग वोट करने आ जाते हैं। तो इसको हम किस तरह से इसको सही कर सकते हैं? बोगस वोटिंग हमेशा एक क्रूशियल कंसर्न रहता है किसी भी इलेक्शन में। बट ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा एपिक कार्ड 100% है। जितना भी वोटर है उनके पास अपना एपिक कार्ड है, और एपिक आईडी एक यूनिक आईडी होता है हर मतदाता का। उसी के साथ मेरा इलेक्टोरल रोल जो है वो भी 100% फोटो इलेक्टोरल रोल है। मतलब हर मतदाता का इलेक्टोरल रोल में उसका फोटो लगा हुआ होगा। अगर हम बात करें डुप्लीकेट वोटिंग की, तो जब वोटिंग करने आदमी जाता है तो उसकी पहली उंगली पर इंक लगाई जाती है, इंडेलिबल इंक, तो वो निशानदेही रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बोला कि डेड वोटर्स है बट स्टिल वो आ सकता है वोटिंग करने के लिए, तो इसके लिए हर बीएलओ अपने अपने पोलिंग स्टेशन एरिया में एक एएसडी लिस्ट तैयार करता है, एब्सेंटी, शिफ्टेड, डिलीटेड और डेड वोटर्स। और वो लिस्ट हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दी जाती है कि मान लेते हैं इस लिस्ट में से अगर कोई आदमी मत करने के लिए आ जाता है तो उसकी एक्स्ट्रा चेकिंग होती है। कैसे? उसका एक एक्स्ट्रा फोटो आईडी मांगा जाता है, दिखाओ अपना फोटो आईडी। उसकी भी एक लिस्ट है। आपका वोटर आई कार्ड तो एक अलग हो गया, आपका पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अगर आप सरकारी ऑफिसर हो तो उस ऑफिस कार्यालय का आईडी, आपका पेंशन डॉक्यूमेंट, ऐसे एक लिस्ट है। तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है जिसमें आपकी फोटो और आपका आइडेंटिफिकेशन एड्रेस वगैरह है। और साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी डिप्लॉयमेंट करी जाती है जहां ऐसा लगता है हमको कि एएसडी लिस्ट से वोटर आ सकता है। तो बोगस वोटिंग ना हो इसके लिए
इलेक्टोरल रोल्स की फिडिलिटी हम लोगों ने कर रखी है, और पोल डे के दिन अलग से मैकेनिज्म्स वुड बी पुट इन प्लेस। पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें भी ऐसे था कि जैसे मेरा जो नाम है वो मेरी जगह पे भी होगी, और अभी जहाँ मैं ट्रांसफ़र हुआ हूँ या फिर मेरी शादी हो गई तो वहाँ पे भी होगी, तो इस बार वो पॉसिबल नहीं है। अगर नाम हुआ होगा तो हो सकता है डिलीशन ना हो पाया हो, बट एएसडी लिस्ट में उसका नाम आएगा शिफ्टेड में। हाँ, तो वो दो जगह दो वोट जगह नहीं दे नहीं कर पाएगा। पाएंगे। हो सकता है नाम डिलीशन ना हुआ होगा, टाइमलाइन को ध्यान रखते हो, बट हाँ। वोटिंग एक ही जगह होगी। अच्छा, वो दो जगह पे वोट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भले ही उनका नाम वहाँ पे हो। किसी कारण से डिलीशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही आपका अनाउंसमेंट हो गया था मेरा डिलीशन तो बंद हो गया, कंटिन्यूअस अपडेशन चल रहा है, हाँ, तो वो एएसडी लिस्ट में नाम चला जाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ तो मुझे लगा कि इस बार अगर डिलीट ही नहीं हुआ है तो हम यहाँ भी वोट कर सकते हैं, अगेन वहाँ भी। चलिए अब हम हमारे जो काम की बातें, काम मतलब सबके काम की है, लेकिन जो हम खास करके हमारे जो मीडिया दोस्त है उन लोगों के लिए भी मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम अगर कुछ ऐसा कार्यक्रम करना चाहे खास करके युवाओं के साथ इलेक्शन से रिलेटेड, तो हम ऐसे कौन से विषय पर बात करें जिससे लोगों में जागरूकता भी हो और ये आचार संहिता का उल्लंघन भी ना हो। वो तो आप लोग खुद उसमें कुछ भी ऐसी प्रश्नावली बना सकते हैं कि आचार संहिता की अवहेलना कब होती है उनको लगता है, क्योंकि अब इतनी सारी कैंपेन रिलेटेड मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें सभी वोटर्स जाते हैं, स्पीच कैसी दी जा रही है, पोस्टर कहाँ लग रहे हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें होगी, उनका इनपुट भी आपको मिल जाएगा और उनकी जानकारी किस लेवल पर है ये भी आपको पता चल जाएगा। हर मुद्दे में हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग रिलेटेड उनसे पूछा जा सकता है आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, क्या आपको मालूम है, क्या आपका एपिक कार्ड बना हुआ है आपके पास है, आपके घर में कौन कौन लोग जाएंगे वोट देने के लिए, वोटिंग का टाइम पता है आपको, सुबह कितने बजे से शाम कितने बजे तक है, अगर आप लेट भी पहुंचते हैं तब भी घबराइए मत, आपको क्यू में खड़ा रखा जाएगा और आपका वोट लिया जाएगा। ऐसी चीज़ें जिससे उनकी जागरूकता भी बढ़े और उनकी जानकारी हमको भी पता चल जाए कितनी है। ठीक, और अगर आपकी बात करें मतलब आपके विभाग की, तो जो सोशल नेटवर्क है उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं लोगों में जागरूकता लाने के लिए? सोशल नेटवर्क इज वेरी पावरफुल टूल जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्क के माध्यम से आप हर इंसान का, पब्लिक का ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का आजकल प्लेटफॉर्म भी बन गया, कैंपेनिंग के लिए यूज़ हो सकता है। आप फेसबुक की बात करें तो वहाँ पर टारगेटेड एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और कई बार मिस इन्फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म भी बन सकता है, फेक न्यूज़ का भी बन सकता है, जिसके लिए एमसीएमसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीडिया सर्टिफिकेट एंड मॉनिटरिंग कमेटी, कि अगर ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सो येस, इट्स वेरी क्रूशियल टूल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। अगर किसी के पास एपिक कार्ड नहीं है, यानी कि आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, या वो नया नहीं बनवाए या फिर खो गए या भूल गए, तो ऐसे में वो किस तरह से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं? आपका कोई भी अदर फोटो वाला अगर आईडी कार्ड है, जैसे मैंने बोला पैन हो गया आपका, पासपोर्ट हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, अगर आप पेंशनर है तो पेंशन का डॉक्यूमेंट हो गया आपका, सरकारी ऑफिस में तो आपका सरकारी ऑफिस आईडी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक कार्ड होता है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होती है वो। सो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो मैंने आपको बोला वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर, वो हर पोलिंग स्टेशन पे लगा हुआ मिलेगा आपको, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे। ये सोशल मीडिया के थ्रू हर ज़िला निर्वाचन अधिकारी और हम लोग स्टेट लेवल पे भी सोशल मीडिया के थ्रू वी आर अगेन एंड अगेन सर्कुलेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि बाई चांस आप एपिक नहीं ले जाते तो ये आईडी के माध्यम से भी आप अपना मत दे सकते हैं। वी आर फुली कमिटेड फॉर अ फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्टोरल ऑफेंस कहीं पर भी होगा तो चीफ इलेक्शन ऑफिस की तरफ से देयर इज जीरो टॉलरेंस। इसका एग्जाम्पल भी इस बार पहली बार शायद राज्य में सेट करा गया है। वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वाज फाउंड एंगेज्ड इन अ मैल प्रैक्टिस एंड ही हैज़ बीन सस्पेंडेड। So it is going to be a totally fair and transparent election and we are fully committed to it. तो मैम आप आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आई हैं, तो आकाशवाणी के माध्यम से हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन्हें चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ईटानगर की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी? राज्य पूरी तरह से तैयार है एक निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। सभी मतदाताओं से हमारा यही अनुरोध है, 19 अप्रैल को आए और अपना मत दे।
बिना किसी डर के एकदम निष्पक्ष होकर अपना मत दें। कोई भी शिकायत अगर आपको होती है तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें और उस शिकायत का रिस्पॉन्स और एक्शन दोनों ही होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस बर्दाश्त नहीं करेगा। हर ऑफिसर और हर नागरिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमारा सहयोग दें और इस चुनाव को सक्सेसफुल बनाएं। श्रोता, आप सुन रहे थे हमारी बातचीत आगामी चुनाव के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिस अरुणाचल प्रदेश की व्यवस्थाएं या उनकी तैयारियां। हमें जानकारियां दे रही थी डॉक्टर सोनल स्वरूप, IAS, OSD कम स्टेट नोडल ऑफिसर मीडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ईटानगर। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी में आने के लिए और आकाशवाणी के श्रोताओं को चुनाव से जुड़ी इतनी अहम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके कई शंकाएं या सवाल इलेक्शन को लेकर अब दूर हो गए होंगे। तो चलिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना मत अधिकार का सही प्रयोग करें, औरों को भी मतदान के लिए प्रोत्साहित करें और सही उम्मीदवार को चुनकर देश को प्रगति के राह पर लाने में अपना सहयोग दें। एक स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान के आग्रह के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।